स्वागत है आपका काल कथा में, जहां हर शब्द में छिपा है अंधेरा, हर कहानी में बसता है रहस्य और हर मोड़ पर आपका इंतजार करती है दहशत। अगर आपको पसंद है डरावनी कहानियां, रहस्यमयी किस्से और अपराध की सच्चाइयां, तो अभी इसी क्षण हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह है काल कथा, जहां हर शनिवार रात एक नई दास्तान जन्म लेती है और अंधेरा कभी खत्म नहीं होता। परसों रात मैंने एक बहुत ही अजीब सपना देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी दरवाजे की सीढ़ी पर बैठा था, शायद किसी खास शहर में नहीं, कुछ सोच विचार में डूबा हुआ था। और रात का समय लगभग 12 या 1 बजे का था। मौसम बहुत सुहावना और मन को भाने वाला था। हवा में किसी इंसान की कोई आवाज नहीं थी, यहां तक कि किसी के कदमों की आहट तक नहीं थी। पूरा माहौल बिल्कुल शांत था, सिवाय कभी कभी दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की खोखली आवाज और उससे भी दूर किसी दूसरे कुत्ते की धीमी सी जवाबी भौंक के। थोड़ी देर बाद मैंने सड़क की ओर से हड्डियों की क्लैक क्लैक जैसी आवाज सुनी और सोचा कि शायद कोई संगीत बजा रहा हो। 1 मिनट बाद ही एक लंबा कंकाल, जिसके सिर पर हुड था और जिसने आधी सड़ी गली सफेद चादर ओढ़ रखी थी, जिसकी झालरें उसकी पसलियों के बीच उड़ रही थी, मेरे पास से बहुत रौब से गुजरा और तारों की हल्की रोशनी में धीरे धीरे गायब हो गया। उसके कंधे पर टूटा हुआ, कीड़ों द्वारा खाया हुआ एक ताबूत था और हाथ में कोई गठरी जैसी चीज थी। अब मुझे समझ आया कि वो क्लैक क्लैक की आवाज क्या थी। वो उसी के जोड़ों के हिलने और कोहनी के बाजू से टकराने की थी जब वो चल रहा था। मैं थोड़ा हैरान हुआ। मैं अभी सोच ही रहा था कि यह अजीब सा प्रेत क्या संकेत दे रहा है, तभी फिर से वही क्लैक क्लैक की आवाज आने लगी। मुझे समझ गया कि एक और आ रहा है। इस बार उसके कंधे पर ताबूत का 2/3 हिस्सा था और हाथ में कुछ लकड़ी के तख्ते। मेरा मन हुआ कि उसका चेहरा देखकर उससे बात करूं, लेकिन जब वो मुस्कुराया और उसके खोखले नेत्रों और बाहर निकले दांतों से झांकती डरावनी मुस्कान दिखाई दी, तो मैंने सोचा उसे रोकना ठीक नहीं। वो अभी गया ही था कि फिर वही क्लैक क्लैक की आवाज सुनाई दी और एक और कंकाल आधे अंधेरे से बाहर निकला। इस बार वो एक भारी पत्थर की कब्र की पटिया उठाए हुए था और एक पुराना टूटा ताबूत रस्सी से घसीटता आ रहा था। जब वो मेरे पास पहुंचा तो उसने कुछ पल तक मुझे ध्यान से देखा और फिर बोला, भाई जरा इसे नीचे रखवा दो क्या। मैंने उसकी मदद की और कब्र की पटिया धीरे धीरे नीचे रख दी। उस पर नजर पड़ी तो लिखा था जयंत गोम्स, मई 1829 में। वो मरा हुआ व्यक्ति थककर मेरे पास बैठ गया और अपनी खोपड़ी को पोंछने लगा, शायद पुरानी आदत से, क्योंकि पसीना तो था ही नहीं। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा, उसने कहा, अपनी फटी हुई चादर को शरीर के चारों ओर कसते हुए और थोड़ी पर हाथ रखकर उदास होकर बैठ गया। फिर उसने बाएं पैर को घुटने पर रखा और अपनी टखने की हड्डी को अपने ताबूत से निकले एक पुराने जंग लगे कील से खुजाने लगा। क्या बुरा हुआ दोस्त? मैंने पूछा। सब कुछ बुरा है। काश मैं कभी मरा ही ना होता। परी, ये क्या कह रहे हो? क्यों? क्या कोई दिक्कत हो गई? दिक्कत? जरा इस फटी हुई चादर को देखो, ये टूटी हुई कब्र की पटिया देखो, ये शर्मनाक पुराना ताबूत देखो। एक आदमी की पूरी संपत्ति उसकी आंखों के सामने सरगल रही है और तुम पूछते हो क्या गड़बड़ है? धिक्कार है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैंने कहा। ये तो सच में बुरा है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हें अब इन बातों से फर्क पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? मेरा अभिमान आहत है, मेरी सुविधा नष्ट हो गई है।
मैं तुम्हें अपनी बात बताता हूँ ताकि तुम समझ सको। वो अपनी फटी हुई चादर का हुड पीछे हटाते हुए बोला, मानो गंभीरता से बात करने को तैयार हो। बोलो, मैंने कहा। मैं यहीं ऊपर वाली सड़क के पुराने कब्रिस्तान में रहता हूँ। ओह, देखो, मेरी तीसरी पसली निकल गई। अगर तुम्हारे पास कोई धागा है तो जरा बांध दो इसे रीढ़ की हड्डी से। चांदी का तार हो तो और भी अच्छा रहता है, टिकाऊ भी और देखने में अच्छा भी। सोचो तो सही, अपने ही वंशजों की लापरवाही से इस हालत में पहुंचना कितना शर्मनाक है। वो अपने दांत किटकिटाने लगा, जिससे मेरी रूह कांप गई, क्योंकि जब मांस और चमड़ी ना हो तो आवाज और भी डरावनी लगती है। मैं उस पुराने कब्रिस्तान में 30 साल से हूँ। जब पहली बार वहां लेटा था तो बहुत सुकून महसूस हुआ। लगा कि अब सारी परेशानियां, दुख और डर खत्म हो गए। जब कब्र खोदने वाला मेरी कब्र पर मिट्टी डाल रहा था तो उसकी पहली फावड़े की आवाज से लेकर आखिरी थपकी तक मैं चैन से सुन रहा था। कितना मजा आया था वो पल। काश तुम भी आज रात वो अनुभव कर सको। और ये कहकर उसने अपनी हड्डी वाले हाथ से मुझे जोर से थपथपाया। हाँ, 30 साल पहले मैं वहां लेटा था और खुश था। तब वो जगह शहर के बाहर थी, पेड़ों से घिरी, हवा में फूलों की खुशबू, पंछियों की चहचहाहट, गिलहरियां दौड़ती और सब शांत और सुंदर था। मरा हुआ होना भी तब सुखद लगता था। वहां के सारे लोग अच्छे परिवारों के थे। हमारे बच्चे हम पर गर्व करते थे। वे हमारी कब्रों का ध्यान रखते थे। बाड़े ठीक रहते, पट्टियां रंगी जाती, झाड़ियां काटी जाती, रास्ते साफ रहते। लेकिन अब सब बदल गया है। हमारे वंशज हमें भूल गए हैं। मेरा पोता अब एक आलीशान बंगले में रहता है जो मेरे कमाए हुए पैसों से बना है, और मैं एक टूटी कब्र में सड़ रहा हूँ जहाँ चूहे मेरी चादर कुतर कर अपने घर बनाते हैं। हम सब जिन्होंने इस शहर की नींव रखी थी, अब उसी शहर के लोग हमें एक पुराने टूटी फूटी कब्रिस्तान में सड़ने के लिए छोड़ गए हैं। लोग उस जगह को गाली देते हैं और अजनबी उसका मजाक उड़ाते हैं। जरा फर्क देखो पहले और अब के बीच। हमारी कब्रें अब धंस चुकी हैं, पट्टियां सरकर गिर गई हैं, बाड़े टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, कोई फूल या झाड़ी अब नहीं लगती। यहाँ तक कि पुरानी लकड़ी की बाड़ जो हमें जानवरों और पैरों की गंदगी से अलग रखती थी, वो भी अब सड़कर गिरने वाली है। अब वो सिर्फ राहगीरों को बताती है कि यहाँ एक उदास कब्रिस्तान है और हंसी का कारण बनती है। और अब तो पेड़ों की छांव भी नहीं बची, क्योंकि शहर बढ़कर हमें भी अपने में समा चुका है। जो पुराने पेड़ बचे हैं वो भी थक चुके हैं। उनकी जड़ें हमारी कब्रों में हैं और वे आसमान की ओर देख रहे हैं, मानो कह रहे हों, काश हम भी कहीं और होते। सच कहूं तो ये सब बहुत शर्मनाक है। अब तो तुम समझ ही गए होगे, जब हमारे वंशज हमारे ही पैसों से आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। हम यहाँ हड्डियां जोड़कर किसी तरह खुद को संभाले हुए हैं। हमारे कब्रिस्तान की एक भी कब्र ऐसी नहीं है जो पानी से न टपकती हो। हर बार जब रात में बारिश होती है तो हमें कब्र से निकलकर पेड़ों पर बैठना पड़ता है। कई बार ठंडी पानी की बूंदें हमारी रीढ़ पर गिरती हैं और हम सब पेड़ों पर भाग जाते हैं। अगर तुम कभी आधी रात के बाद वहां गए होते तो देखते एक डाल पर 15-15 कंकाल बैठे होते। हवा में उनकी हड्डियां खड़कती और हवा पसलियों से सीपी बजाती निकलती। कई बार हम 3-4 घंटे यूं ही बैठे रहते, ठंड और नींद से जकड़े हुए। फिर नीचे उतरकर अपने अपने कब्रों का पानी निकालते। अगर तुम अभी मेरी खोपड़ी में झांकोगे तो देखोगे कि वो आधी मिट्टी से भरी है। कभी कभी इससे मेरा सिर इतना भारी हो जाता है कि सोचने की ताकत भी नहीं रहती। हाँ, एक बार मेरा अच्छा खासा कफन भी चोरी हो गया था। मुझे शक है कि वो स्मिथ नाम के एक मुर्दे ने चुराया था। वो सामने वाले कब्रिस्तान में रहता है। पहली बार जब मैंने उसे देखा था तो उसने सिर्फ एक चिकदार कमीज पहनी थी, लेकिन अगली बार जब देखा तो वो पूरे इलाके का सबसे बढ़िया कपड़े पहने हुआ मुर्दा था। और जैसे ही उसने मुझे देखा वो भाग गया। थोड़ी देर बाद हमारी ही एक बुजुर्ग औरत की ताबूत गायब थी।
वो हमेशा अपना ताबूत साथ रखती थी क्योंकि रात की ठंडी हवा में उसे सर्दी लग जाती थी। उसका नाम था अन्ना मटिल्डा। क्या तुम उसे जानते हो? भगवान बचाए, मैंने अनजाने में कह दिया, फिर तुरंत माफी मांगी। मेरा मतलब था कि मुझे उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। मैं आपका अनादर नहीं करना चाहता था। हाँ, वैसे तो वो काफी दिलचस्प शख्सियत थी। लंबी थी, थोड़ा झुकी हुई, बाएं तरफ की एक पसली गायब थी, 2 आगे के दांत थे, सिर के बाएं तरफ एक बाल का गुच्छा और दाएं कान के ऊपर छोटा सा झुर्रीदार बालों का गुच्छा था। उसके जबड़े का एक हिस्सा तार से बंधा हुआ था क्योंकि वो बार बार खुल जाता था। चलते समय उसका अंदाज बड़ा अकड़ वाला था और उसकी नाक हमेशा ऊपर रहती थी। मैं कुछ घबरा गया लेकिन चुपचाप सुनता रहा। फिर मैंने कहा, तुम्हारा कफन तो अच्छा था, है ना? वो अचानक हंसने लगा, लेकिन उसका हंसना डरावना था। उसने बताया कि ये कफन उसे दूसरे कब्रिस्तान के एक भूत से मिला था जब उस भूत का अपना कफन खो गया था। मैंने उससे कहा कि वो अब मुस्कुराना बंद करे क्योंकि उसकी मुस्कान डराने वाली थी। वो बोला, हाँ दोस्त, सब कुछ वैसा ही है जैसा मैंने बताया। हमारे 2 पुराने कब्रिस्तान अब रहने लायक नहीं बचे। बारिश में हालत और खराब हो जाती है। हम सबको अब वहां से निकलना ही पड़ेगा, वरना सब सड़ जाएंगे। तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन सच ये है कि हमारे पूरे कब्रिस्तान में एक भी ताबूत सही हालत में नहीं है। मैं किसी गरीब की बात नहीं कर रहा, बल्कि उन अमीर लोगों की बात कर रहा हूँ जो कभी शान से दफन हुए थे, जैसे जारेवास, ओसलेन और बर्लिंग परिवार। सबकी हालत खराब है। एक ओसलेन तो अपने कब्र के पत्थर को एक शराबी से कुछ ताजी बुरादे के बदले में दे आया। तुम सोच नहीं सकते एक मरा हुआ आदमी अपने कब्र के पत्थर पर कितना गर्व करता है। वो रात रात भर बैठकर अपने पत्थर पर लिखे शब्द पढ़ता रहता है और खुश होता है। काश सबको अपने नाम के अच्छे शब्द मिले। मेरे पत्थर पर पहले लिखा था, अब अपने सही फल को प्राप्त हुआ। मुझे गर्व था, लेकिन बाद में देखा कि जब भी कोई पुराना जानकार पढ़ता तो वो मुस्कुराता हुआ चला जाता, जैसे मजाक उड़ा रहा हो। इसलिए मैंने वो लाइन खुद ही मिटा दी। इतनी में उसने सड़क की ओर देखा। वो देखो, वो जा रहे हैं क्रिक परिवार अपने पारिवारिक पत्थर के साथ। वो जो जा रहे हैं वो हिगिंस है, पुराने जानकार। और वो जो लंगड़ाते हुए जा रहे हैं वो बारिस्तो दलहौसी है, कभी शहर के सबसे शानदार मुर्दे माने जाते थे। वो फिर बोला, हम सब जा रहे हैं। हम अब अपने वंशजों की इस बेरुखी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वे नई कब्रिस्तानें बना रहे हैं, लेकिन हमें सड़ने के लिए छोड़ दिया है। पहले मेरा ताबूत किसी भी ड्राइंग रूम की शान बन सकता था, अब देखो, टूटा हुआ और बेकार। अगर चाहो तो ले जाओ, नया तला और ऊपर का ढक्कन लगा लो, फिर ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, तुमने मेरी बात सुनी, बस वही बहुत है। अब मुझे चलना चाहिए। पता नहीं आज रात कितनी दूर जाना होगा। मैं अब उस पुराने कब्रिस्तान में कभी नहीं लौटूंगा। हम सब ने तय किया है कि हम वहां से पलायन करेंगे। सुबह तक हमारी पुरानी कब्रों में एक भी हड्डी नहीं बचेगी। ऐसे कब्रिस्तान हमारे वंशजों को मुबारक हों, हमें नहीं। देखो, वो क्रिक परिवार जा रहा है। अगर तुम जरा मेरी इस कब्र की पटिया उठाने में मदद कर दो तो मैं उनके साथ चल दूं। मैंने उसकी मदद की। वो अपनी कब्र की पटिया कंधे पर रखे टूटा ताबूत घसीटता हुआ उस भूतों की लंबी कतार में शामिल हो गया। करीब 2 घंटे तक मैं बैठा रहा और उन सबको जाता हुआ देखता रहा। कुछ भूतों ने आधी रात की ट्रेन के बारे में पूछा, बाकी बस ये जानना चाहते थे कि कौन से शहरों में अच्छे कब्रिस्तान हैं। मैं उन बेघर आत्माओं को देखकर बहुत दुखी हुआ। सब कुछ इतना सच्चा लग रहा था कि मैं भूल गया कि यह सपना है।
मैंने एक से कहा कि मैं इस सब पर एक लेख लिखना चाहता हूं, लेकिन डर है कि कहीं लोग ये न समझें कि मैं मरे हुए लोगों का मजाक उड़ा रहा हूं। वो मुस्कुराया और धीरे से बोला, चिंता मत करो, जो समाज ऐसे कब्रिस्तान सह सकता है वो हमारे बारे में कुछ भी सुन सकता है। इतने में मुर्गे की बांग सुनाई दी और पूरा भूतों का जुलूस गायब हो गया। मैं नींद से जाग गया और पाया कि मेरा सिर बिस्तर से नीचे लटका हुआ था। शायद यही वजह थी कि मैंने ऐसा सपना देखा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये रहस्यमयी सफर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप सुनना चाहते हैं और भी डरावनी कहानियां, रहस्यमयी किस्से और अपराध की परछाइयों से जुड़ी सच्चाइयां, तो अभी इसी क्षण हमारे चैनल काल कथा को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद वही हो जिससे आपकी रातें और भी बेचैन हो जाएं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अंधेरे से दोस्ती बनाए रखिए।